तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे, फिर उससे हम लेसन लेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे। तो भारत और चीन जो है एक साथ आजाद हुआ था। भारत 1947 में हुआ था और अमेरिका चाइना 1949 में और भारत 1947 में। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र आया था, वहाँ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया था। तो जो हमने डेटा निकाला कि शुरुआत में 1960 में भारत में आप देखेंगे तो लगभग 1960 में और 1960 से 1970 1980 तक हम भारत और चीन का जो ग्रोथ है वो लगभग बराबर चल रहा था। 1980 में भारत ग्रोथ चाइना से बढ़ गया था और 1990 में भी भारत ग्रोथ ज्यादा था। समझ आ रहा आप सभी को? एक साथ आजाद हुए, दोनों सिमिलर चल रहे थे, भारत उसमें आगे होने लगा। कब तक? 1990 तक भारत चाइना से आगे था। उसके बाद क्या हुआ? 1990 के बाद भारत से चाइना बहुत आगे चला गया। भारत की आज के डेट में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2.25 लाख रुपए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय होती है कि भारत सरकार ने भारत में जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस से कमाई होती है, आय होती है, जितना आय है और जितना जनसंख्या है उतना भाग देते हैं, तो जो निकल के आएगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2.25 लाख रुपया। और चाइना में, जो कि भारत 1990 तक आगे था, चाइना ऐसा क्या हुआ 3 दशक में बहुत आगे चला गया। तो चाइना का प्रति व्यक्ति आय है 11 लाख रुपया। कितना गुना ज्यादा है हमसे? चाइनीज व्यक्ति का है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 गुना ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको? चाइना प्रति व्यक्ति आय कितना है? 11 लाख रुपया। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? भारत का 2.25 लाख रुपया। भारत में एक दोष भी है उस आय में, क्योंकि जो टोटल आय हो गुणा करते हैं, उसमें जो व्यक्ति साल का 100 करोड़ कमा रहा है तो वो वाला पैसा सब जुड़ा रहता है। एक व्यक्ति साल भर में हो सकता है 50,000 महीने कमा रहा हो, तो एवरेज निकाला जाता है ना। तो भारत में तो एक दोष भी है ना कि 90% का इनकम एक तरफ, 90% मिला के 10% इनकम है और 10% का इनकम बराबर 90% है। तो पहली बात तो इसमें दोष भी है, बंट गया है, लेकिन फिर भी आंकड़ों के लिए निकालना पड़ता है। तो ये अंतर कहां से आया? तो इसमें जो है फ्रांस में कुछ लोगों ने इस पर सर्वे किया जो विशेषज्ञ हैं कि ऐसे अंतर कैसे हुआ। तो 1978 में दोनों देश में आर्थिक नीति का सुधार किया गया, आर्थिक नीति बदलने के लिए। तो दोनों देशों ने शिक्षा पे काम किया। जो अंतर आया निकल के, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में लोगों ने शोध किया है, तो अंतर इसमें आया कि इतना अंतर कैसे हो गया। चाइना पीछे था या एक साथ शुरू हुआ था, 30 साल में इतना ज्यादा कैसे बदलाव हो गया। तो उसमें जो निकल के चीजें आई कि दोनों में शिक्षा नीति में शिक्षा वाली बात है। तो ये हुआ कि दोनों देशों ने शिक्षा पे काम किया। तो अब देखेंगे 1949 के बाद से देखेंगे 1991 में चाइनीज जो लोग होते थे 80% लोग वहां साक्षरता दर था। पढ़े लिखे लोग कितने थे? 80% लोग। भारत में कितने थे पढ़े लिखे लोग? 50%। 1991 तक की बात है, ठीक है। 1991 में भारत में कितने लोग पढ़ रहे हैं? 50%। चाइना में कितना? 80%, 30% ज्यादा है। और दोनों ही चीजों में आप देखेंगे, चाइना में जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वो 93% है। कितना? 93%।
और भारत में बच्चों की संख्या कितना है 1991 के बाद? 69%। तो वही लोग तो जवान होंगे आज ना, जो पढ़े होंगे। 1991 में एक जगह 93% जो प्राइमरी में एजुकेशन ले रहे हैं, वही तो आज बड़े होंगे। 1991 वाले तो जवान हो रहे हैं आज। और भारत में कितना? 69% ही पढ़े लिखे हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, बात मत करो इधर उधर। और दोनों कहा जाता है कि दोनों देशों ने शिक्षा नीति पर ध्यान दिया। तो एक अंतर है, चाइना ने किस शिक्षा पे कहां ध्यान दिया? प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में ज्यादा ध्यान दिया बच्चों को। और भारत ने कहां पे ध्यान दिया? प्राइमरी और सेकेंडरी ध्यान नहीं दिया, वह यूनिवर्सिटी पे ध्यान दिया, बड़े बड़े कॉलेजों पे ध्यान, जैसे IIT है, IIM यूनिवर्सिटी। तो भारत बड़े यूनिवर्सिटी पे ध्यान दिया। और चाइना ने किस पे ध्यान दिया? प्राइमरी और सेकेंडरी ध्यान दिया। नहीं तो हम लोग सच बताएं, प्राइमरी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा तो भुगतता है और परिवार भुगतता है। तो चाइना ने किस पे काम किया? प्राइमरी सेकेंडरी पर। और भारत ने काम किया यूनिवर्सिटी पे। एक और दिक्कत है कि भारत में जो पैसे वाले लोग हैं वह प्राइमरी सेकेंडरी प्राइवेट में पढ़ा लिए, तो उनका यूनिवर्सिटी भी अच्छा हो गया। गरीब लोग, मिडिल क्लास, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पढ़ा पाए क्योंकि सरकार फेल था यहाँ पे। तो उनके बच्चे हायर में भी नहीं जा पाए। और जिनके गए वो अब अंतर एक और है कि चाइना में जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हायर लेवल पे है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज्यादा किए हैं। और भारत में जो पढ़ने वाले लोगों की संख्या है वह है सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी वाली पढ़ाइयां, लॉ या ह्यूमैनिटी वाली पढ़ाई है। दोनों में अंतर है। अगला है चाइना में 10% वोकेशनल एजुकेशन, यानी जिसमें कौशल हुनर वाली शिक्षा होती है। हुनर वाली जो शिक्षा है वोकेशनल उस बोलते हैं, एजुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। हुनर वाली शिक्षा वो चाइना में 40% लोग पढ़ते हैं। भारत में जो पढ़ाई लोग करते हैं 10% वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। तो इससे क्या हुआ? जब ट्रेंड लोग हैं वहां पे ज्यादा, भारत में हुआ है 10% वोकेशनल। इसी में अंतर हो गया शिक्षा नीति में और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। हो गया। तो भारत IT सेक्टर में दुनिया का हब है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना का हब है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार ज्यादा मिलेगा, तो दुनिया का मैक्सिमम चीज चाइना से बन के आता है। ये एक शिक्षा नीति के चलते अगले 30 सालों में चाइना जो है भारत से आगे हो गया। तो मूल बात निकल के आई, शिक्षा नीति एक साथ शुरू हुए थे 1947 1949 में, दोनों संग संग चल रहे थे। भारत आगे चल रहा था। 1991 के बाद चाइना ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तथा वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया, उनके लोग बेसिक पे ध्यान दिए, फिर हुनर वाली शिक्षा लेते गए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते गए। इसलिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब हो गया। वहां के जो बच्चे थे, युवा थे, सब स्किल थे। और भारत में यूनिवर्सिटी में चले गए सोशल साइंस या फिर लॉ वगैरह पढ़ाई करने लगे। कुछ IT के लोग थे, वो थोड़ा बहुत अच्छा पोजीशन बनाए हुए हैं। बाकी यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन ना के और पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत सारे बेरोजगार हैं, जो हमने वीडियो भी चलाया था एक दिन, वहां पे आपको बताया था, डेटा बताया था। तो एक शिक्षा के जरिए कितना अंतर हो गया। कहाँ प्रति व्यक्ति आय 11 लाख रुपया और कहाँ प्रति व्यक्ति आय कितना 2.25 लाख रुपया। यह अंतर कहाँ से हुआ? तो हमारे घर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं,
इसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, इस बिजनेस में भी लोग जुड़ रहे हैं, उस पर लागू कर सकते हैं। कई लोग बातें कर रहे हैं, बातें मत करो या तो लेफ्ट हो जाओ भाई, फायदा क्या, सुन तो रहे नहीं हो तो जुड़िए, क्या फायदा बैठने से। जब आप बातें कर तो आपको तो समझ में कुछ आएगा नहीं, उसमें लेफ्ट हो जाओ, या तो बतिया लो फिर हमें जुड़, या तो हमें जुड़ लो, सुन लो, फिर आप बात कर लो, आप जो दोनों में से एक ही कर लो आप। क्योंकि वहां बहुत सारे वेटिंग कर रहे हैं, हजारों लोग, तो जो जुड़ गए उन्हें तो मौका मिल गया। बहुतों को मौका नहीं मिला, ट्राई मार रहे हैं, फिर बेचारे हट जाएंगे, अभी ट्राई मार मार के थक जाएंगे, फिर सो जाएंगे। हम भी चाहें जो इससे सीख ले सकते हैं, तो एक तो अपने बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, हुनर वाली शिक्षा देंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं जरूर रोजगार मिल जाएगा। पहला चीज, स्किल वाली ट्रेनिंग देंगे, शिक्षा देंगे उन्हें। अब हमारे बिजनेस पे इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने टीम में? तो मैंने कई लोगों को देखा है, एक लोग की टीम है, सबके पास टीम, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो टीम वर्क का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है। अब सबके पास, आपके पास भी 100 लोगों की टीम है और एक लोगों के पास भी 100 लोगों की टीम है, 100 नंबर सेम दिखाई देते हैं, मगर एक टीम, यानी एक व्यक्ति हो सकता है दोनों साथ में पर्ल बने हो, मगर एक व्यक्ति हो सकता है कि वो बीनस बन जाए और एक व्यक्ति हो सकता है मुश्किल से रूबी बने। ये अंतर कहां से आ जाएगा? क्योंकि टीम वर्क है, ये पीपल बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो आपके लोग, आपके टीम में कल्चर कैसा है, आपके टीम में ट्रेंड कैसे लोग हो रहे हैं, ये बात तय करेगी आपकी टीम कितना आगे जाने वाली है। कई लोग अपने टीम में लोगों को बहुत तेजी से जोड़ लेते हैं, फटाफट डीडी निकाल लेंगे, लोगों को जोड़ लेंगे, लेकिन उनकी टीम में ना कोई नेटवर्किंग की ट्रेनिंग के पता है, ना ही कोई बेसिक फंडामेंटल, कुछ भी नहीं पता, खाली मोटिवेट हैं लोग, ताल ठोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं और अपने प्रभाव के दम पे सेल भी ला रहे हैं। यह सब चाल या हलचल एक शॉर्ट टर्म तक चलेगा, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन एक टीम है जो ठीक है स्लो काम कर रही है, लेकिन वो लोग प्रॉपर सिस्टम को, जो भी एक फंडामेंटल सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, उसको अपने टीम में कल्चर, सिर्फ उसकी ही बातें कर रहे हैं और अच्छे से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, स्किल अप कर रहे हैं, हुनर सिखा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का। तो जिसके टीम में, देखिए ध्यान रखिएगा, काम करते टाइम तो हुनर ही काम आएगा, ये तो सही है ना, हुनर ही काम आता है, हुनर वाले आदमी से ही काम होता है। जिसे हुनर नहीं है वो काम कर नहीं पाएगा, करना चाहेगा फिर भी नहीं कर पाएगा। तो हमारे बिजनेस में हुनर क्या है? तो सबसे पहले तो हमारे बिजनेस में जो लोग जुड़ते हैं, जुड़ते ही 90 डे में हम क्या उसे शिक्षा देते हैं, 90 डे के बाद अगले 3 महीना हो गया और अगले 9 महीना हम क्या शिक्षा देते हैं, इससे आपका पूरा फंडामेंटल तैयार होता है। तो कोई व्यक्ति आज स्पॉन्सर की, आज जुड़ गया, तो 90 डे हम क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं उनके साथ, अगले 90 दिन तक कितना केयरिंग, कितना ध्यान हम रखने वाले हैं, और अगले 90 दिनों में हम किस तरह का स्किल अप देने वाले हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि अभी वो नया आया है, सब कुछ सोख लेगा। उसके बाद फिर अगले 9 महीना हम किस तरह का ट्रेनिंग देने वाले हैं। इस इतने ही महीने में आपका व्यक्ति पता चल जाता है कि वो किस लेवल का लीडर बनेगा, इतने ही समय में पता चल जाता है। लेकिन हम लोगों को देखते हैं कि बिजनेस में जुड़ जाते हैं हम लोग, 9 महीना तो जुड़ने के बाद वैसे ही पड़ा हुआ है, ना उससे कोई प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग की जानकारी है, कुछ नहीं उससे पता है। और मैं तो ऐसे लोगों को भी देखा हूं कि एक साल हो गया है, अभी पूरी तरह से जो हमारा जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, 8 स्टेप ट्रेनिंग है, उसमें हमारा 2 पार्ट में है, 90% और 10% है। तो 90% जो एक्साइटमेंट है वो तो हो सकता है उन्हें मीटिंग उटिंग के जरिए हम दे देते हो, लेकिन जो हमारा हुनर है उसमें वो है, ना उन्हें बात करने आता है फोन पे, ना वो किसी से अपॉइंटमेंट ले पाते हैं, ना वो किसी को समझा पाते हैं, ना वो फॉलो अप कर पाते हैं,
ना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, ना अपलाइन से बात करने आता है, ना अपलाइन से समय लेने आता है, ना रिपोर्टिंग कर पाते हैं। कोई भी जो एक हुनर है डायरेक्ट सेलिंग का, एक एक साल हो जाता है, हम लोगों को सिखा ही नहीं पाते हैं। अब उसमें कोई प्राकृतिक रूप से, कोई एक स्वाभाविक रूप से एक ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए जो खुद ही बहुत ज्यादा टीचेबल है, उसके अंदर एक भाव है, सीखने की ललक है, वो अपना सीख लेता है बेचारा। तो ऐसे ऐसे गरीबों घर भी तो कई लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हो जाते हैं, तो क्या उस माहौल के जरिए थोड़ी आगे बढ़ पाते हैं? वो तो अपने बाय बर्थ उन्हें जो मिला है उसके कारण वो आगे निकल जाते हैं, बाकी माहौल तो उन्हें कुछ मिला नहीं है। तो हमारे बिजनेस में जैसे हमने कल कहा था कि आज के दिन आप एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे, तो मैं मानता हूं कि आप सब लोगों ने आज स्पॉन्सर कर दिया एक व्यक्ति को। तो अब जो स्पॉन्सर कर दिया, तो अगले 90 दिन तक उनके साथ आप क्या करने वाले हैं, और 90 दिन के बाद अगले 9 महीना उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? समझ में आ रहा आप सभी को? ये आप क्या करने वाले हैं, ये निर्भर करेगा कि आपकी जो टीम है जो बन रही है वो किस तरह से बन रही है। ये सब बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो आप लोग, आपकी टीम में, मैं मानता हूं कि आज आपका लेग कमजोर है, मैं मानता हूं कि आप अभी फ्रेशर है, मैं मानता हूं कि आपकी टीम में अभी 10 लोग हैं, मैं मानता हूं आपकी टीम में अभी 50 लोग हैं। इसको आप बढ़ाएंगे कैसे? इसको बढ़ाएंगे कैसे? आप में से, जैसे मैंने कल कहा ट्रेनिंग की, तो आप में से जो सेफ साहब का हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता आता है, वीडियो बन के आता है, आप में से अगर ढंग से पता किया जाए तो 99% लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। सेफ साहब का वीडियो बनने के बावजूद कभी नहीं सुनते आप दिन दिन भर रील जरूर देखेंगे, आप दूसरे कंपनियों का फालतू वीडियो सुनते हैं कि वो क्या डायमंड बनाने के लिए बता रहा है, लेकिन आपको अपने ही कंपनी के बारे में प्रोडक्ट नॉलेज तक नहीं है, और ना कोई इस सब कहीं कोई बताता है। हर कोई एडवांस ट्रेनिंग देता है। तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बताइए, प्रोडक्ट के बारे में ढंग से समझाइए, उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग उनको दीजिए आप लोग। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है तो 90 डे में क्या होना चाहिए उसके साथ, 90 दिनों के अंदर उसके साथ क्या क्या बर्ताव करेंगे? तो सबसे पहले उस व्यक्ति को एक रोल देना है, ऐसा होता नहीं है। इसमें आप सभी लोग, हम सभी लोग क्या करते हैं बोलिए? सेफ साफ करते हैं ना, हाथ खड़ा करिए। ठीक। तो अब ये सवाल है कि हमारा आपका जो रोल है, क्या वही मेरा रोल है? और जो मेरा रोल है, क्या वो आपका रोल है? नहीं ना। तो आप जो आज एक व्यक्ति आपकी टीम में जुड़े हैं, उनका रोल क्या है आपको मालूम है? क्या जो व्यक्ति जुड़ा है, क्या उसे मालूम है कि मेरा रोल क्या है? आज जो व्यक्ति जुड़े हैं, क्या उन व्यक्ति को मालूम है उनका रोल अब क्या है? नहीं मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति जुड़ा है उसका रोल क्या है, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपका रोल क्या है उस व्यक्ति के साथ में। तो सबसे पहले तो जुड़ने के बाद हमारा रोल क्या है उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति का रोल क्या है अभी बिजनेस में, वो रोल आपको निर्धारित करना है। रोल प्ले अच्छा करना है आपको। गलत रोल प्ले करेंगे, जो बैटमैन है उससे आप बॉलिंग कराएंगे, जो बॉलर है उससे आप बैटिंग कराएंगे, जो फील्डर है उससे आप विकेट कीपर बना देंगे। ये सारा रोल कर देंगे, वही टीम के 11 प्लेयर हार जाएंगे मैच। कबड्डी में जो लीडर है, जो कवरअप कर रहा है, जो डिफेंस कर रहा है, ये चेंज कर देंगे तो वही कबड्डी के प्लेयर हार जाएंगे। हमारे बिजनेस में भी रोल पता होना चाहिए। जैसे अभी आप मीटिंग समाप्त होगी, सुबह आप जगेंगे, आपका रोल क्या है, रोल पता होना चाहिए। और जो व्यक्ति जुड़ रहा है तो उसको रोल क्या है, आप उसे रोल बताइए कि जुड़ने के बाद आपका रोल क्या है। सबसे पहले जुड़ने के बाद
उन्हें आप बधाई दें कि सर जिंदगी बदलने वाले प्रोग्राम में आपका स्वागत है, 21st सेंचुरी के बेहतरीन बिजनेस में आपका स्वागत है। उनको लगे कि कोई बहुत ऊंचा चीज उन्हें मिला है, गर्मजोशी के साथ उनका हर आदमी स्वागत करे। हो सके तो 5-6 अप्लायंस उन्हें मैसेज भेजवाएं, आप 5-6 अप्लायंस से कॉल करवा बधाई दें जो व्यक्ति जुड़े। एक अप्लायंस से नहीं, 5-6 से उन्हें बधाई दें। जैसे कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है तो बहुत लोग जुटाता है, लोग बधाई देने जाते हैं कि नहीं? बोलिए। कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो लोग तांता लग जाता है कि नहीं बधाई देने के लिए? तो आप बताइए, एक ऐसे व्यापार में जुड़ रहे हैं जहां जिंदगी एकदम यू टर्न ले लेगा। यहाँ पे कोई अब बधाई देने वाले बाहर के लोग तो जानते भी नहीं है बिजनेस क्या है, तो वो तो बधाई देने आएंगे नहीं। तो आप बताइए, आपके टीम में जुड़ा है, आप अपलाइन है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो फिर आप अपने कम से कम 5-7 अपलाइन से जो व्यक्ति जुड़ता है उसको सबसे पहले तो बधाई दिलवाइए, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। एक बना बनाया फॉर्मेट बना लीजिए, सभी अपलाइन को दे दीजिए, अपलाइन खुद बना लें और अपने टीम में जो जुड़े उन्हें मैसेज दें, कॉल करें, मैसेज दें। अब आज के जमाना पत्र लिखने का तो नहीं है, तो आप ऐसे ही दें, तो ऐसे ही स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्हें बेसिक नॉलेज दें कि सर आइए जानते हैं ये बिजनेस, अब बिजनेस के बारे में बताइए कि सेल क्या है, बिजनेस क्या है, सर्विस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिटेल क्या होता है, बिजनेस में पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये कैसे, इसकी पावर क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसमें स्कोप क्या है, इसमें कितने लोगों ने क्या क्या बदलाव किए हैं और आपके जीवन में ये क्या कर सकता है तथा आप इसके जरिए लोगों के जीवन में क्या कर सकते हैं। बहुत सामान्य शब्दों में बताएं और उस दिन छोटा सा काम बताएं कि सर आप सबसे पहले अपना ड्रीम बनाएं और ज्यादा नहीं, मात्र कुछ लोग का नाम लिख दें, इतने में आप डायमंड बन जाएंगे। इससे आप एक ही बार पूरा लेक्चर न दें, 40-45 मिनट में ऐसा समझाएं कि उन व्यक्ति को लगे इतना ही करना है। ये तो बहुत आसान है। ऐसा अगर आपका लीडर नहीं बोलता है तो समझिए आप गलत सिखा रहे हैं उसको। जो व्यक्ति जुड़ रहा है आपसे मिलने के बाद उसके अंदर एक भाव अंदर से आए तथा जुबान से बोल पड़े, इतना असर करना है, तो बहुत आसान है। तो ऐसा अगर बोले तो समझिए ठीक चल रहा है। तो ऐसा बेसिक उसको ट्रेनिंग दीजिए जिसको आप FIM कहते हैं। अब उन व्यक्ति को पता चले कि इससे 19 तारीख को मेरा गोरखपुर में ट्रेनिंग है। अब अगर वो व्यक्ति जुड़ा, अगर एक ही व्यक्ति अगर 19 तारीख को एक बड़े लेवल से देख लेता है, एक बड़े सीनियर को, तो उसके अंदर एक सिस्टम एकदम पावर आ जाएगा उस व्यक्ति के अंदर। फिर वो अपने ही लोग जैसे लोगों को मंच पे सम्मानित होते हुए देखेगा तो कहेगा अच्छा ये तो किसान है, ये तो हाउस वाइफ है, ये तो कांस्टेबल है, अच्छा ये लोग सफल हो रहे हैं। तो वो आप उनके साथ बैठिए, तो सब देखिए ये लोग हैं, आप जैसे ही लोग हैं, ये लोग दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, तो उनको आप वहां कराइए। 26 तारीख को मैं राजगीर में हूँ, वहां किसी को भेज दीजिए। फिर और भी आपके लीडर कर रहे होंगे, उनके यहाँ भी भेज दीजिए, मेरे यहाँ भेजना जरूरी नहीं है। बड़े इवेंट में कुल मिला जुला के भेजिए, गैदरिंग दिखाइए, भीड़ दिखाइए, अच्छा हाई लेवल का ट्रेनिंग उनको सुनवाइए। ऐसे तैयार करिए एक एक व्यक्ति को। उसके बाद फिर उन्हें जुड़ते समय ही आप उन्हें टूल्स दे दीजिए। प्लान दिखाते समय जब आप साइन अप करते हैं, हो सके तभी आप टूल आपको देना है, तभी टूल दे देना उन्हें। तो उनके पास प्लान फोल्डर हो, प्रगति सूत्र हो, नेटवर्क में जो अपना टूल किट है वो उन्हें दीजिए। उसके बाद ये देने के बाद मीटिंग अटेंड करा दिया, टूल दे दिया, बेसिक जानकारी हो गई। अब उनके साथ जाइए, कम से कम लगातार 5-6 प्लान, 7 प्लान आप दिखाइए और दिखा के उनके नीचे लेफ्ट राइट जरूर कंप्लीट करा के उनका एक चेक बनवा दीजिए। और जैसे उनका 1000 का चेक बने, उनसे बोलिए सर आप हमको प्लान समझाइए। तो जैसे बताएं, चाहे कम बताएं चाहे ज्यादा बताएं, जितना बताएं
उस बोलने को आप स्वागत करिए। तो ये बहुत बढ़िया सर, आप तो बहुत अच्छा बता दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनसे प्लान दिखवाइए अपने उपस्थिति में, फिर आप पाएंगे धीरे धीरे कि वो प्लान दिखा ले रहे हैं, काफी अच्छा दिखा ले रहे हैं, तो उनको बधाई दें, बहुत बढ़िया, ग्रेट, आप तो सर एकदम सीख गए। अब उनको धीरे धीरे करके उनको उतारिए और उन्हें एवरेज का नियम बताइए कि बॉलर इतना गेंद डालेगा तो कितना विकेट मिलेगा, बैटमैन इतना गेंद खेलेगा तो कितना रन बनाएगा, इतना वकील बनेंगे तो कितना अच्छा प्रैक्टिस चलेगी, इतने लोग भर्ती देखने जाएंगे तो कितने नौकरी मिलेगा। वैसे हमारे बिजनेस में भी आप प्लान दिखाएंगे, पावर ऑफ नो। श्रीमान नरसिंह सरकार डी हो, सुनवाइए उनको कि अब जब आप काम करेंगे तो एवरेज का नियम काम करेगा। ऐसे कर करके जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उन पे विशेष ध्यान देके टीम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें चिल्लाने कूद फान करना कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, है ना। और हमारे यहाँ देखता हूं खाली कूदा फान करते हैं, सब बेमतलब पे कूद रहे हैं, गुरुदेव इतिहास लिख दूंगा, ये कर दूंगा। इसमें इतिहास लिखने जैसा क्या है? इतिहास तो आप करो, इतिहास तो इतिहासकार लिखेंगे, हिस्टोरियन लिखेंगे ना। आप कब से हिस्टोरियन हो गए? आप तो रचो, वो लिखेंगे। लिखने वाला काम तो हिस्टोरियन को दे दो ना। तो ये कुछ चीजें थी आज के सोते टाइम हमने सोचा आपको बता दें। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत डीप ट्रेनिंग है तो इतनी ही इस पे चर्चा हो सकती है। उम्मीद करता हूं आप अपने लोगों को अच्छा पालन पोषण कर पाएंगे। तो अब बताएं, कल क्या एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करके, कल एक व्यक्ति को पैदा करके, पालन पोषण करके उसे अशोक महान बनाएंगे आप लोग? बोलिए। हाँ, अशोक महान बनाइए, गुरु बनिए, कृष्ण बनिए, द्रोणाचार्य बनिए, चाणक्य बनिए। हाँ, तो आप द्रोणाचार्य बनिए, गुरु बनिए, इस तरह से पालन पोषण करके पेशेंस रखिए। 10-20 को तैयार कर दीजिए। आपके घर में 2-3 पुत्र पुत्रियां हैं ना, वैसे इस टीम में 5-10 को तैयार कर दीजिए सिस्टम के जरिए। यकीन मानिए, एक परशुराम को जब इस शेप साहब में तैयार किया जाता है तो एक परशुराम से 100 करोड़ का फायदा होता है। कितना? अपलाइन को 100 करोड़ का फायदा होता है एक एक परशुराम को तैयार करने से। तो आपको कितना तैयार करना है? 2 परशुराम, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यही नहीं कर पाया अभी तक। आप 2 लाख टीम बनाने चले हो, अरे क्या अनप्रैक्टिकल बात करते हो। 2 तैयार कर, लेकिन तैयार कौन कर पाएगा? जो माता पिता शिक्षित होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर पाते हैं। जानते हैं आप लोग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में आपने देखे होंगे ना कि जो जिनके पिताजी शिक्षक हैं, प्रोफेसर, उनके बच्चे ज्यादा पढ़ ले गए, और बाकी तो जिन्हें कुछ नहीं है ज्यादातर उन्हीं बर्बाद हुए, और आज भी हो रहे हैं। और चाइना और भारत की हमने कहानी आपको बता ही दिया कि जो फंडामेंटल पढ़ाई है उस पे ज्यादा ध्यान दिए, फिर आगे और आगे हुनर वाली शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिए। भारत में क्या है? बेसिक पढ़ाई सरकार का पूरा फलाप है, सरकारी मिडिल स्कूल पूरी तरह फलाप है। तो जब हमारा बेस ही फलाप है तो पहली बार तो अच्छे यूनिवर्सिटी में हमें दाखिला नहीं मिलेगा। तो बेसिक वाली पढ़ाई में तो प्राइवेट वाले पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास पैसा है, तो वो यूनिवर्सिटी में कब्जा कर ले रहे हैं, वो उनके बच्चे फिर पढ़ ले रहे हैं। और फिर कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? अब राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास वगैरह पढ़ते हैं, तो ये पढ़ने के बाद हम चले जाते हैं, तो टीचर बन जाएंगे या फिर अधिकारी बनने चल पड़ेंगे।
तो बन ही रहे बनने वाले, लेकिन कितने बनेंगे? संख्या बहुत कम बनेंगे। लेकिन अगर हुनर वाली शिक्षा होगी तो बड़ी मतलब होलसेल में उनको रोजगार दिया जा सकता है। ये भारत का बेरोजगार होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो बेरोजगारी पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो चलाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोग अभी भी डटे पड़े हैं, 1000 लोग अभी जुटे पड़े हैं। अब अपनी बात को नहीं बंद करते हैं। कल हम कुछ नई चीजों के साथ आएंगे। सेल्फ टॉक करिए, कुछ आज की चीजों को नोटेशन करिए और अपने टीम में अप्लाई करिए। बहुत आगे जाएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है, खूब तरक्की करिए। और कल का एक आदमी को स्पॉन्सर करिए, एक अच्छे व्यक्ति को स्पॉन्सर करिए, एक चंद्रगुप्त को स्पॉन्सर करिए, एक माधव सर को स्पॉन्सर करिए, एक नरसिंहवाल सर को स्पॉन्सर करिए, एक संजय जैन सर को स्पॉन्सर करिए। कल ही स्पॉन्सर करिए। श्रीमान राजू चतुर्वेदी कल स्पॉन्सर करिए एक व्यक्ति को, और वह सब चीज उस पर अप्लाई करिए सिस्टम का जो आपको करना चाहिए। वही व्यक्ति आपको बहुत आगे पहुंचा देंगे। तो मैं अपनी बात कहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।